हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं तरुण गर्ग और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 और हमारे टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को, लेकिन इससे पहले आज का सवाल आपके लिए। आज का हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया है बाय यूपीएससी और सेम ही टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी में आपकी क्लास 10th में भी है। तो आपको क्या बताना है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। और आपके पास ऑप्शंस हैं ए ओम, बी ओम पर मीटर, सी ओम सेंटीमीटर एंड डी ओम मीटर। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हम आपको इसका आंसर बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 तक चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, उनको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ये सब हमने एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ लिया था। अब एक्सरसाइज 3.2 में हम बेसिकली ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस को किस तरीके से सोल्व किया जाए और सोल्व करके हमें क्या करना होगा, उनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। लास्ट वीडियो में या फिर एक्सरसाइज 3.1 में हमने देखा था कि जब हम लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास टोटल 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास था कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक यूनिक पॉइंट पे, और इस केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस हमने देखा था कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। और तीसरा केस हमने पढ़ा था जो लाइंस हैं वो ओवरलैप करेंगी, मतलब सेम ही लाइन होगी, और इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये बात हमने सारी लास्ट वीडियो में भी की थी। और इस एक्सरसाइज में अब हमें क्या करना है कि हमें जो इक्वेशंस दी गई हो उनको ग्राफिकली ड्रॉ करके हमें उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इस चीज को और क्लियर समझने के लिए हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर फाइनली लीनियर इक्वेशंस बनाने के बाद उनके क्या है कि सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो मतलब एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। अब नेक्स्ट बात क्या है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं देन की बॉयज से, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलजेब्रिकली इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। देखो हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट किया, 10 हैं। उसमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज कितने हैं, टोटल x हैं और गर्ल्स कितनी हैं, y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। तो ये तो होगी हमारे पास एक इक्वेशन। अब देखो कहानी क्या होती है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो उस केस में हमें सॉल्यूशंस निकालने के लिए दो इक्वेशंस भी चाहिए होती है। जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशंस। अगर 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो इस केस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 10, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों को हम ऐड कर दें यानी कि x प्लस वाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पे आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 1। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगर इस इक्वेशन में हम x को 0 रख दें तो y हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और अगर y को 0 रख दें तो हमें x क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और अगर x को 5 रख दें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिल जाएगी।
तो 3 पॉइंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 के आ गए। अब सेकंड इक्वेशन देखें तो इस केस में अगर हम x को 0 रख दें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। और अगर हम y को 0 रख दें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। लेकिन हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन को ले जाना नहीं चाहते क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव में ही है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दें x + 4 = y, क्योंकि हम y पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो देखो अगर x को हम 1 रख दें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम x को 2 रख दें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे दोनों ही इक्वेशंस के। अब हमें क्या करना है, यूजिंग दीज पॉइंट्स, यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स, वी हैव टू ड्रॉ दी ग्राफ। हम सबसे पहले यहां पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कुछ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। x + y = 10 के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था 0,10, मतलब 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 10। तो एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट था 10,0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। तीसरा पॉइंट था 5,5। तो मतलब अगर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, और 5,5 कहां आएगा, 1 2 3 4 5, समवेयर यहां पे 1 2 3 4 5। तो समवेयर क्या है कि यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा 5,5। तो ये लाइन तो हमारे पास होगी कौन सी, x + y = 10। सिमिलरली अब हम सेकंड लाइन लेते हैं। सेकंड लाइंस के हमारे पास कोऑर्डिनेट आए थे, एक तो आया था 0,4, x 0 है और y की वैल्यू क्या है, 4। तो 1 2 3 4, तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास 0,4। सेकंड पॉइंट था हमारे पास 1,5, मतलब ये x की वैल्यू 1 है यहां पे और ये y 5 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट समवेयर आएगा यहां पे, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1,5। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आया था 2,6, यानी कि x2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा समवेयर यहां पे, ये हो गया 2,6। अब ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारे पास है x - y = -4। और ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का, और ये ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और आप जब इस पॉइंट को चेक करोगे तो ये पॉइंट बेसिकली क्या आएगा, तो ये कितना है, ये 7 है यहां पे y, और यहां पे x कितना है, x यहां पे 3 है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, 7। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास, 7। और यही हमारा क्या है कि सॉल्यूशन हो गया। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Then find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो पेन की कॉस्ट है वो y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x। सिमिलरली 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y, वो कितनी है, 50। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड केस हमारे पास क्या है, 7 पेंसिल्स यानी कि 7x कॉस्ट हो जाएगी 7 पेंसिल्स की, और 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y हो जाएगी, और ये टुगेदर कितना कॉस्ट कर रहे हैं, 46। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो देखो अगर हम x को इस केस में 0 रखें तो 50 रह जाएगा, 7y = 50 रह जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लेट्स से हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 3। जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये पोर्शन हमारे पास 15 हो गया। अब ये जो 15 है
ये जब इधर जाएगा तो 50 माइनस 15 मतलब 35, तो 7y इक्वल्स टू 35 आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हो गया 3,5, एक पॉइंट हमारे पास। अगर हम x की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, 10 इंटू 5 50, तो 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 7y इक्वल्स टू 0 मतलब y इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया 10,0। अब अगर हम y को 10 रख दें, अगर हम y को देखो 10 रख देते हैं तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 70 जब उधर जाएगा तो 50 माइनस 70 यानी कि -20। तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -20। तो पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 5x इक्वल्स टू -20। और 5x इक्वल्स टू 20 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -4 आ गई। तो यहां पे एक पॉइंट हमें -4, 10 मिल गया। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर हम x या y किसी को भी 0 रखते हैं तो हमें कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि x और y दोनों के कोफिशिएंट 46 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। तो अगर हम y को 5 रखते हैं, अगर हम y को 5 रखते हैं तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 25 जब इधर जाएगा तो 46 माइनस 25, तो हमारे पास यहां क्या रह जाएगा, 21। तो x की वैल्यू 7x इक्वल्स टू 21, तो मतलब 3,5, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। अगर हम x को -2 रखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, -14 यहां पे जाके क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो 46 और +14 हमारे पास क्या मिलेगा, 60, यानी कि 5y इक्वल्स टू 60। तो 5y इक्वल्स टू 60 का मतलब है y इक्वल्स टू 12। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, -4,12। सिमिलरली अगर हम y को -2 रख दें, अगर हम y को देखो -2 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, -10 जब उधर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा, यानी कि 46 + 10 कितना हो जाएगा, 56। तो 7x इक्वल्स टू 56 मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो हमें तीसरा पॉइंट क्या मिला, 8, -2। तो अब जब आप दोनों इक्वेशंस के इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों को और इन तीनों को जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको क्या है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। देखो वैसे तो हमें यहीं से पता लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,5, क्योंकि सेम पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली क्या है, 3,5 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ है वो आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दीज पॉइंट्स। और आपको अगर पॉइंट्स की कोई और वैल्यूज मिलती हैं तो आप उन पॉइंट्स को यूज करके भी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, बट इंटरसेक्शन जो होगा वो 3,5 ही होगा। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और y की जो वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, 3 हो गया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया, ₹5 हो गया। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 5x + 7y इक्वल्स टू 50, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप इन दोनों वैल्यूज को रख दीजिए। जैसे यहां रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 5 × 3 + 7y की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 + 35। तो देखो 15 + 35 क्या होगा, 50। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया, 50, और राइट हैंड साइड में भी कितना था, 50। तो मतलब हमारे जो सॉल्यूशंस आए हैं वो दोनों के दोनों सही हैं। क्लियर है बात। तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस। अब तक हम क्या कर रहे थे कि दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी होती थी और हम उनका ग्राफ ड्रॉ करते थे दोनों लाइंस का, और फिर डिसाइड करते थे कि जो लाइंस हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब ये क्या मेथड है हमारे पास कि अगर हमें दो इक्वेशंस दी गई हो, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हो तो उस केस में क्या है कि हम उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि जो दो लाइंस हैं
दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद करना है, ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। इस एक्सरसाइज के आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस इस चार्ट से सोल्व हो जाएंगे। तो इस चार्ट से पहला केस हम देखते हैं कि अगर A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2, अगर ये पोजीशन हमें मिलती है तो इस केस में क्या होगा, लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, मतलब A1 बाय A2 और B1 बाय B2, ये दोनों के दोनों C1 बाय C2 के इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर है ये बात? ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारे पास क्या है, अगर A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इक्वल्स टू C1 बाय C2। अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हो, सिर्फ ये दोनों रेशियोज इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन अगर तीसरा रेशियो भी साथ में इनके बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। क्लियर है ये बात? मतलब बेसिकली कोइंसिडेंट में क्या होता है, दोनों की दोनों लाइंस सेम ही होती है। तो जब दोनों की दोनों लाइन सेम ही होंगी तो उनके तीनों रेशियोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 भी इक्वल होंगे। अब थर्ड केस हम देखते हैं, जब A1 बाय A2 ये जो रेशियो है इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। इस केस में क्या होगा, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग जो लाइंस है वो हमें देखने को मिलेंगी। तो आपको ये तीनों के तीनों केसेस ध्यान रखने हैं। अब एक एग्जांपल से इन तीनों केसेस को समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और एक सिमिलर इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू, अब देखो इस केस में 2/4 क्या हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 3/6 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मतलब x के जो कोफिशिएंट का रेशो है वही रेशो सेम b के कोफिशिएंट का है। लेकिन अगर हम ये वाली चीज देखेंगे तो इसका रेशो 1/3 होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो लाइंस हैं बेसिकली पैरेलल होंगी। अगर x के और y के कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज हैं वो बराबर हैं तो लाइंस क्या है कि पैरेलल हो जाएंगी। इस चीज को हम एक और चीज से समझ सकते हैं कि अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। सेम ही इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये वाला पोर्शन दोनों में सेम आ गया, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये अलग है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जो लाइंस है बेसिकली क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो एक तो केस आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, बेसिकली अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो ये क्या होगा, बेसिकली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 20। ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों की दोनों बेसिकली क्या होंगी, ये कोइंसिडेंट होंगी। कैसे होंगी, देखो अगर इस लाइन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। मतलब सेम ही इक्वेशन आ गई दोनों की दोनों। तो जब इक्वेशन सेम है तो दोनों की दोनों लाइंस भी सेम होंगी, और लाइंस सेम होने का मतलब है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्लियर है बात? तो दो केस हमने समझ लिए कि अगर जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज बराबर हैं या वो सेम है तो उस केस में हमें जो लाइंस देखने को मिलेंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। दूसरा केस ये है कि अगर तीनों ही रेशियोज बराबर हैं तो उस केस में हमें कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिलेगी। और तीसरा केस ये है कि अगर x और y के कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज हैं वो ही बराबर नहीं है, मतलब पहला ही रेशियो बराबर नहीं है, तो उस केस में हमें जो लाइन देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है ये बात? तो अब हम वापस अपने उस चार्ट पे पहुंचते हैं। देखो ये चार्ट था हमारा, A1 बाय A2 और B1 बाय B2 बराबर नहीं है, उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। अगर ये तीनों ही रेशियोज बराबर हैं उस केस में क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस देखने को मिलेंगी। अगर सिर्फ A और B के रेशियोज बराबर हैं तो उस केस में हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी। अब
अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हमें क्या है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये हमने यहां बता दिया इस चार्ट में। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैप कर रही हैं तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां से ये भी बात क्लियर है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल का क्या मतलब है, वो कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। और जब लाइंस एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो हमें कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन वाला जो पोर्शन है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है तो उसके बेस पे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो ये तो पूरी बात हो गई इस चार्ट की कहानी। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि जब हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जब हमें दोनों की दोनों लाइंस या दोनों की दोनों इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या हैं, क्योंकि इन दोनों में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं और सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि वो पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लाइंस पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है दोनों लाइंस का कोई तो इनकंसिस्टेंट। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उस केस को हम कंसिस्टेंट तो बोलते ही हैं प्लस डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है। आई होप कि पूरी की पूरी कहानी आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने बात कर ली थी, अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो बेसिकली हमें a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 ये तीनों के तीनों रेशियोज निकालने हैं। फिर उनमें क्या रिलेशन है आपस में रेशियोज में, उसके बेस पे हमें बताना है कि वेदर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, यहां पे हमें दो लाइंस गिवन है। अब इनके रेशियोज निकालते हैं। देखो a1 by a2 क्या आएगा, यहां पे 5/7, b1 by b2 क्या आएगा -4 by प्लस में 6, यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -2/3। अब देखो a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों के दोनों क्या है कि इक्वल नहीं है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है, यानी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब जो लाइंस है वो क्या होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसे जाएगी और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और हमें क्या है कि एक यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा यहां पे। तो पूरी की पूरी कहानी की बात करें तो अब इस क्वेश्चन में हमें तीन बातें देखने को मिलती हैं। पहली की लाइन इंटरसेक्टिंग है, दूसरी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तीसरी बात कि क्योंकि सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है ये। तो ये तीनों की तीनों बातें इस लाइन से हमने निकाल ली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पे भी हम रेशियो निकालते हैं। a1 by a2 क्या होगा 9/18, 9/18 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर b1 by 2 का रेशियो निकालेंगे हम, b1 by b2 का रेशियो, तो ये आएगा 3/6, यानी कि ये भी क्या आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे c1 by c2 का रेशियो जो कि क्या आया 12/24, ये भी कितना आया 1/2। तो अब तीनों के तीनों रेशियो देखो सेम आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो लाइंस है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। तो लाइंस कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये। और कोइंसिडेंट लाइंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे प्लस कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसलिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी लेकिन डिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, रेशो निकालते हैं। a1 बाय a2 हमारे पास क्या आएगा 6/2 यानी कि 3। सिमिलरली b1 बाय b2 हमें क्या मिलेगा -3 बाय -1 यानी कि क्या आ गया 3 आ गया। अब c1 बाय c2 हमें क्या मिलेगा, ये 10 है ये 9 है तो मतलब 10/9। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 मतलब जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है और जो y के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या है बराबर है, लेकिन जो c के कोफिशिएंट्स का रेशियो है इनका वो इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लाइंस बेसिकली क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर मान लो c1 बाय c2 भी इनके बराबर होता तो लाइंस क्या हो जाती, कोइंसिडेंट हो जाती। अब पैरेलल लाइंस है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन ऐसे जा रही है तो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब नो सॉल्यूशन है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है ये बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो क्वेश्चन 2 हमने पूरा कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में हमने क्या बताना है कि फिर से हमें रेशो को कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सेम वही कहानी, हम रेशोज निकालेंगे a1 बाय a2। अगर हम रेशोज निकालते हैं a1 बाय a2 तो ये कितना आ जाएगा 3/2। सिमिलरली b1 बाय b2 निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/-3। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये आपस में ही बराबर नहीं है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 दिस मीन्स कि जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और जब इंटरसेक्टिंग है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि सॉल्यूशन है तो ये लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास और इसमें भी हम रेशियोज निकालेंगे इनके। तो a1 बाय a2 निकालें तो ये कितना आएगा 2/4 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2। सिमिलरली b1 बाय b2 निकालें तो ये आएगा -3/-6, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2। नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास c1 बाय c2, वो क्या है 8/9। अब देखो क्या है कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये दोनों बराबर हैं बट c1 बाय c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस बेसिकली क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल होंगी तो मतलब वो कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो हमें नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे ये। क्लियर है बात। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते, तीनों ही रेशो बराबर होते, मतलब c1 बाय c2 भी इनके बराबर होता, तो उस केस में क्या है कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या होती, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती, या हम कहते हैं दोनों की दोनों लाइंस ही सेम है। अब बढ़ते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें हम निकालते हैं a1 बाय a2। a1 कितना है 3/2 और a2 कितना है 9, तो यहां पे हमने 9 लिख दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 9 गया 3 यानी कि 1/6। सिमिलरली हम निकालेंगे b1 बाय b2। b1 बाय b2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/3 इंटू -10। तो 5 से 10 गया, ये 2 पे जाएगा यानी कि -2, लेकिन मतलब कि ये कितना आएगा बस -1/6। तो देखो फिर से वही सिचुएशन है
कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 ये आपस में बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं होते आपस में तो हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देखने को मिलेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें भी हम A1 बाय A2 का रेशियो निकालते हैं, 5 बाय -10 यानी कि -1/2। सिमिलरली B1 बाय B2 निकालते हैं तो ये क्या होगा, -3/6 यानी कि ये भी क्या होगा, -1/2। सिमिलरली C1 बाय C2 का रेशियो निकालते हैं, ये क्या होगा, 11 बाय -22 मतलब कि -1/2। अब देखो ये तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, और जब तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर है तो मतलब सेम ही लाइनें हैं दोनों की दोनों। और सेम लाइंस का क्या मतलब है कि ये लाइंस क्या है, आपस में कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और क्योंकि सॉल्यूशन है हमारे पास तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट है हमारे पास। इसमें भी हम रेशियो निकालते हैं, A1 बाय A2 4/3 और इंटू 2 से 2 गया 2, तो यहां पे हमारे पास आ गया 2/3। सिमिलरली B1 बाय B2 हमारे पास कितना आएगा, 2/3। ये B1 है, ये B2 है। C1 बाय C2 हमारे पास कितना आएगा, 8/12। 8/12 को अगर हम इसको 4 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2/3। मतलब क्या है, तीनों की तीनों जो रेशियोज हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब जो लाइंस है क्या है, वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, और सॉल्यूशंस हैं तो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। क्लियर है बात। तो ये भी हमने पार्ट कर लिया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो 4th में भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, और अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में काफी अच्छे से डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर गिवन लाइंस कंसिस्टेंट है तो या तो वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इन दोनों केसेस में क्या है कि आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका क्या है कि ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है और आप अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन की तरफ। देखो 5th क्वेश्चन है हमारे पास अब कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 36 मीटर। दिस इंप्लाइज कि पेरीमीटर कितना हो गया हमारे पास, 36 इंटू 2 मतलब 72 मीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम मेंसुरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि पेरीमीटर को हम यहां पे लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 72, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या है बेसिकली, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पे हम 2L को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस बी, तो 4 प्लस बी इक्वल्स टू 72।
अब ये 2 जब इधर चला जाएगा तो ये 72 को डिवाइड करेगा, यानी कि 4 + 2b = 36। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी यहां से 16 मीटर। और लेंथ क्या है बेसिकली 4 + b, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 4 + b, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 20 मीटर। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हमें क्या करना है बेसिकली इक्वेशंस के थ्रू इसका आंसर निकालना है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि ग्राफिकली सोल्व करना है, फिर आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व करना होगा। अब ग्राफिकली सोल्व कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, ग्राफिकली सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों की दोनों इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास क्या हो गई कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ को अगर हम x मान लें, ब्रेड्थ को अगर हम y मान लें, तो ये इक्वेशन हो गई x = 4 + y, मतलब कि x - y = 4। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहां से ये आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाफ द पेरीमीटर, मतलब हम पेरीमीटर का अगर हाफ करें तो वो किसके बराबर है, वो 36 के बराबर है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को कितना माना है, x माना है, और ब्रेड्थ को कितना माना है, y माना है। अब पेरीमीटर की इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, तो हाफ 2x + y = 36। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, x + y = 36। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों की दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। और जब आप ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वो पॉइंट बेसिकली क्या होगा, वो पॉइंट आपको मिलेगा 20,16, और यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है और हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, ताकि ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। तो देखो, अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमें ध्यान रखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ये होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें दिया गया है 2x + 3y = 8, ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो अगर हम यहां कुछ भी लिख दें, सपोज करो 5x + 10y = 17, ऐसा कुछ भी लिख दें, तो भी क्या है, ये जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, क्योंकि ये रेशो और ये रेशो आपस में बराबर नहीं होंगे। ये 2/5 आएगा और ये कितना आएगा, 3/10 आएगा। तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट की बात कर ले तो पैरेलल लाइंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। इसमें आपको क्या है कि तीनों के तीनों जो रेशियोज हैं वो सेम होने चाहिए। तो आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, बट ये कंडीशंस क्या हैं, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 7 है हमारा कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी गई है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। और उसके बाद क्या है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं, और प्लस एक्स एक्सिस, ये जो दोनों लाइंस हैं, मतलब एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तीसरी लाइन एक्स एक्सिस होगी। ये एक्स एक्सिस होगा,
एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी। इनसे जो ट्रायंगल बनेगा, हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स बताने हैं। और तीसरी बात क्या है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसको शेड करना है। तो ये बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन है हमारा। अब देखो पहली इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर हम x को 0 रखते हैं इसमें तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम y को 0 रख दें तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो हम x को 1 रख देते हैं, अगर x को 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा। सिमिलरली इस लाइन के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम y को 0 रखते हैं तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने आपके लिए यहां पे एक ग्राफ बनाया है। देखिए एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये हमने यहां पे पॉइंट्स भी बना दिए, -1, 0, 0, 1 और 1, 2। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, जब इसके पॉइंट्स हम बनाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, 4, 0 आ गया और 0, 6 आ गया। अब जब हम इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो दोनों की दोनों लाइंस किस पॉइंट पे काटती हैं, 2, 3 पे। 2, 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी लाइंस। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक तो हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है पूरा, ये वाला, ये दो लाइंस हैं हमारी और ये एक्स एक्सिस है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है। अब हमें क्या करना था क्वेश्चन में, एक तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक तो हो गया 2, 3, एक हो गया हमारे पास ये वाला यानी कि -1, 0, और एक हो गया हमारे पास ये वाला 4, 0। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। और एक हमें क्या कहा गया था कि ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो बेसिकली क्या है, ये जो रीजन है पूरा का पूरा ये क्या है, ट्रायंगुलर रीजन है। तो इसको हम यहां पे शेड कर देते हैं, ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 3.2 वो भी कंप्लीट होती है। अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के सवाल का जवाब। हमने आपसे सवाल पूछा था जो कि एनडीए 2022 यूपीएससी ने भी पूछा था। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उसने भी अभी 2022 में यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या था कि हमें रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बतानी थी। देखिए आपको पता होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है एक तो उसकी सीजीएस यूनिट होती है और एक एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है बेसिकली। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेड यूनिट्स होती हैं वो एसआई यूनिट्स होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बतानी है और इसका सही जो आंसर है वो है ओम मीटर, डी ऑप्शन। इसमें जो ओम है बेसिकली ओम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है। ये आपको ध्यान रखना है कि ओम क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है, और ओम मीटर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। तो आई होप कि क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहां खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।